तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो बुक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बुक ज्ञान बिंदु वाले सर के द्वारा जारी किया गया है और इस बुक का हम कंप्लीट डिस्कशन अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये बुक सबके पास नहीं होगा, इसलिए इस बुक का हम कंप्लीट डिस्कशन पॉइंट वाइज पॉइंट अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 1 को देखेंगे और सेट नंबर 1 में हम 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि हम 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं और हम वीडियो को प्ले लिस्ट में पार्ट वाइज पार्ट आपको डाल देंगे, आप लाइन से हर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आइए उसको देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा बंबई में किया गया। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है तो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। कब किया है तो 1867 ईस्वी में किया है। कहाँ पर तो मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए गए थे। ठीक है, जो आत्मारंग पांडुरंग है उन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे और 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रनाडे को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महादेव गोविंद रनाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, पहुंचा है। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है दोस्तों कि अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर पहुँचा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। जो भारत है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश है तथा चीन जो है दूसरा है। यानी जो भारत है ये 3 नंबर पर है, अमेरिका जो है 1 नंबर पर है और चीन है 2 नंबर पर तेल आयात करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका देश में 13 बड़े तथा 139 छोटे बंदरगाह स्थित है। यानी हमारे जो भारत देश है तो भारत देश में 13 बड़ा बंदरगाह और 139 छोटा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अब आपको बता दें नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि कांडला बंदरगाह, जो कांडला बंदरगाह है इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह और ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामनाथ कोविंद भारत के कौवें राष्ट्रपति बने। यानी किस नंबर के राष्ट्रपति थे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति बने। जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 ईस्वी से लेकर 25 जुलाई 2022 ईस्वी तक यानी अभी तक रहा है, यानी 2022 तक बता रहा है इसमें। ठीक है, बाद में भारत के 13वें राष्ट्रपति जो थे ये तो 14वें हो गए, रामनाथ कोविंद 14वें हो गए। 13वें थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो थे ये 13वें थे और 15वें कौन है तो 15वें हैं अभी वर्तमान में हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और इनको ये क्वेश्चन आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू से एक क्वेश्चन बन रहा है कि भारत का प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है तो आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, एक ये नया क्वेश्चन बना है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है तो आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये बनी है 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ लिया है। कब लिया है शपथ 25 जुलाई 2022 को शपथ लिए हैं कौन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हुई हैं। हमने आपको अभी बताया कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हुई है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित करें और सही उत्तर चुने। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिंधु स्थल का नाम दिया गया है और यहाँ पर स्थान दिया गया है कि कौन सा सिंधु स्थल किस राज्य में है। तो देखिए जो लोथल है, तो लोथल है दोस्तों गुजरात में, लोथल गुजरात में पड़ता है। और वहीं बात करें रोपड़ की, तो जो रोपड़ हड़प्पा स्थल है ये पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें कह रहा है कि जो लोथल है दोस्तों, लोथल हड़प्पा स्थल, ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब आपको बता दें नेक्स्ट पॉइंट कि इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। यानी जो लोथल शहर है, लोथल नामक स्थान, इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। यानी व्यापार का जो भी काम होता था ये लोथल से ही होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोपड़। जो रोपड़ है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। नेक्स्ट पॉइंट है राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है और यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है राखीगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा। और ये जो कालीबंगा है दोस्तों, ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पाकालीन स्थल है और यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है, पहला कथन कह रहा है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, बी नंबर कथन कह रहा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। सी नंबर कह रहा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही मतलब उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें तीनों का तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, वह हमारे संविधान के आधार का स्तंभ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी है। यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान हमारा लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत या 76 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, और आपका इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी जो आप सी नंबर देख सकते हैं वह अनंत समय के लिए किया जाता है। यानी पेटेंट के संबंध में आपका सही उत्तर हो जाएगा, पेटेंट के संबंध में सही उत्तर क्या होगा कि वह अनंत समय के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब पेटेंट जो है, आपको थोड़ा सा पेटेंट के बारे में जान लीजिए। तो जो पेटेंट है, पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है और अनंत समय के लिए नहीं होती है। ठीक है, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं बताना है। और आपको बता दें कि भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क से नियंत्रक जनरल के कार्य द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में बना और इसे 1972 में लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है किस देश के? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
चीन, भारत एवं बांग्लादेश जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपने स्रोत यानी अब जहाँ से वह निकलती है अपने उद्गम स्रोत से लेकर जहाँ तक वह गिरती है यानी डेल्टा तक, उसमें कितने कितने देशों से होकर वह गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, चीन, भारत एवं बांग्लादेश। सबसे पहले वह तिब्बत से निकलती है जो कि चीन में है, और वह उसके बाद वह भारत में अरुणाचल प्रदेश होते हुए यांगयाप दर्रा होते हुए प्रवेश करती है, और यह भारत को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में ये अपना जल गिराती है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है दाईं ओर यानी दाईं तट पर जो सहायक नदियाँ है वह है सुबनसिरी, संकोश, मानस, तीस्ता, पुथीमारी, भरेली। ये जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां हैं, लेकिन ये दाईं तट पर आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। किस तट पर? दाईं तट पर। अब बाईं तट पर कौन कौन सी मिलती है? तो बाईं तट पर मिलने वाली जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी वह है लोहित, दिबांग, सिकांग, बरही, बूढ़ी दिबांग, ठीक है, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, बराक इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ठीक है। जो लोहित और दिहांग नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इन्हीं दो नदियों के संगम पर भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, और ये माजुली द्वीप है असम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। क्या अर्थ होता है? शोधक अर्थ होता है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो देखिए जो आपका ताइवान है ये भारत की सीमा से नहीं लगता है, बाकी चीन, बर्मा, भूटान ये तीनों भारत की सीमा से लगता है, लेकिन ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि चीन से लगने वाला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है? तो देखिए कह रहा है कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो चारों हैं ये चारों चीन से लगने वाले भारतीय राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि, ठीक है। ये जो चारों पांचों राज्य हैं ये म्यांमार से लगने वाले राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भूटान से लगने वाले राज्य। तो भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से है? तो पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। ये चारों राज्य भूटान के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। तो जो अंडमान और निकोबार है ये थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है दोस्तों आंद्रे अजेउ, ठीक है। आंद्रे अजेउ जो है ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल थे। आपको बता दिए 2017 का क्वेश्चन है, इसलिए ये 2017 के संदर्भ में बता रहा है आंसर आंद्रे अजेउ। अब हम जानेंगे कि 2022 में अभी कौन है, ठीक है। तो 2022 में अगर इस बुक में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए तो इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसके सदस्य 193 देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वह है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। जो प्रणब मुखर्जी हैं उन्होंने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल 2004 से 2014 संभाला है, ठीक है। यानी 2004 से 2009 और 2009 से 2014, ठीक है। 2 कार्यकाल रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, ठीक है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा कथन कह रहा है यानी बी नंबर कथन, लोकतंत्र में वर्तमान में 87 लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। 87 लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। सी नंबर कथन कह रहा है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीनों के तीनों सही है। ये जो तीनों आप कथन देख रहे हैं ये तीनों लोकतंत्र के बारे में सही है, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि लोकतंत्र है क्या। तो देखिए, जो लोकतंत्र है ये जनता द्वारा जनता के लिए जनता का प्रशासन है, शासन है, ठीक है, जनता का शासन है। और ये कथन अब्राहम लिंकन ने दिया है। किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं के रूप में परिभाषित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद को, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी के सभी, यानी यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीन युआन, यूरोपीय संघ। ये जो चारों पाँचों के पाँचों आप मुद्रा देख रखे हैं, मुद्रा और देश, ये पाँचों के पाँचों मुद्राएं और स्पेशल ड्राइंग राइट में स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। तो देखिए, हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया है। नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, और ये ब्रिटिश जो थे, ये ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, और इन्होंने 1988 ईस्वी में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया है। और भारत में 4 हॉट स्पॉट स्थित है। कौन कौन से? हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से, यानी हवा धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोइस मृदा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा है कि इससे जो मैदान बनता है उसे लोइस का मैदान कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में, बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है, बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट इसका फुल फॉर्म होता है बीसी का। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। जी सही है, ये बिल्कुल सही है आपका कथन। नेक्स्ट है, आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई, नहीं, यह सही नहीं है। सिकंदर की मृत्यु हुआ है 323 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ है? 323 ईस्वी में हुआ है, बेबीलोन में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि सिकंदर, जो सिकंदर है ये मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय का पुत्र था। और फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक हुआ करता था। और सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। और वह विश्व विजय करना चाहता था, विश्व विजय करना चाहता था सिकंदर। और आपको बता दो कि विश्व विजय के अभियान के अंतर्गत वह भारत में 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा से होते हुए ये भारत आया था सिकंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा था। उस समय राजा पोरस थे और उन्होंने झेलम नदी के तट पर, ठीक है, सिकंदर का सामना किया। लेकिन सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, ठीक है, पराजित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ है उसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। जो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ है उसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, यानी ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर का सेना ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी सेना से भयभीत होकर तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा सिकंदर का स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने का वचन भी दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। जो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं वह हैं रामचंद्र गुहा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिल रहा है उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा कलिंग सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, यूनेस्को द्वारा कलिंग सम्मान प्रदान किया गया था। इसको विज्ञान संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया से में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहू जो है ये असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, लेकिन इसे यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिल रहा है उसको देख लीजिएगा आप PDF में। ठीक है, नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। जो 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुआ है या नौजवान भारत सभा बनाया गया है, ये भगत सिंह के द्वारा बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि वर्ष 1928 ईस्वी को नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। जो नौजवान भारत सभा का स्थापना हुआ था 1926 ईस्वी में, तो उसका जो विलय कर दिया गया, किस में विलय कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। कब किया गया? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है BD सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जतिन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही, भारत के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किया गया है। ठीक है, अब अल बरूनी कौन था? तो अल बरूनी जो था ये खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। यानी ये अनेक भाषाओं में, अनेक सब्जेक्ट में, अनेक विषय में ये विद्वान था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे जिन्होंने अकबरनामा एवं आईन अकबरी पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, जितने भी इसमें हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे हैं उसी को हमने पेन से पहले टिक कर लिया है, उसको हमने आपको बताया है। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा जो विदाउट पॉइंट है उसको नहीं देखना पड़े, जो मेन पॉइंट है वह आप समझ जाइए, आपका समय भी बच जाएगा और आपका जो काम है वो भी हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दारा शिकोह शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वे सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जेल भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्विटास लघु वित्त बैंक। इक्विटास लघु वित्त बैंक को जो है 2017 में, ठीक है, 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतरपीढ़ीय साम्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित करना है, तो देखिए
इसमें कह रहा है कि आश्रम और आयु, यानी किस आश्रम को किस आयु में मनाया जाता है। तो जो देखिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसको आप जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है, ठीक है। तो आपका ए का 1 हो जाएगा। जो गृहस्थ आश्रम है इसको 25 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक माना जाता है। जो वानप्रस्थ आश्रम है तो वानप्रस्थ आश्रम को 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की अवस्था तक माना जाता है। और जो सन्यासी आश्रम है उसको 75 वर्ष की अवस्था से लेकर 100 वर्ष की अवस्था में माना जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल आश्रम का हम व्याख्या सहित अपने चैनल पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आपको बता दें कि हमारे पास ऑल ओवर हर सब्जेक्ट का जितने भी आर्ट्स में सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट का हमारे पास बहुत ही वीआईपी बीपीएससी का नोट्स है। अगर आप लोग कहें तो उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग की राय है कमेंट में तो हम ज़रूर उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।